Assalamu alaikum student. My name is Naveed Khan and today we are going to discuss about the remaining part of enzyme chapter जो कि factors हैं enzyme activity जिनसे मुतासिर हो सकती है उन factors को आज हम discuss करेंगे। सबसे पहले देखें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जो factors हैं उनमें temperature है, pH है, substrate concentration है और फिर enzyme concentration है। ये वो factors हैं जो कि enzyme की activity को मुतासिर करते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर किस हद तक एंजाइम को मुतासर करता है। तो आपकी स्क्रीन पर देखें कि ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम की बेस्ट एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं वो तकरीबन 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम बेस्ट वर्क करता है। और अगर आप उससे बैक पे देखें तो एंजाइम एक्टिविटी स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउन हो रही हैं और अगर उससे आगे के टेम्परेचर को देखें तो फौरन से जो डी पॉइंट आ रहा है वहां पर एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और सडन उसकी एक्टिविटी आपको डाउन होती हुई नजर आ रही है। टेम्परेचर एंजाइम को किस तरह से मुतासर करता है इसको समझने के लिए पहले हम प्रीवियस लेक्चर में वो जो हमने एंजाइम की नेचर के बारे में डिस्कस किया था कि एंजाइम है क्या, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जो टोटली या तो प्रोटीन से बने होते हैं या फिर उसमें प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी लगा होता है। तो अगर हम नॉन प्रोटीनस पार्ट को देखें तो वो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थे और उसमें भी उसकी परसेंटेज कोई 1 से लेकर 10% तक हमें मिली थी, लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन ही था। तो प्रोटीन जो है वो टेम्परेचर से किस तरह मुतासर होता है ये आप जानते हैं कि प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी बॉन्डिंग इफेक्ट होती हैं और उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। और एंजाइम के लिए हम ये बात पहले ही पढ़ कर आए हैं कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक शेप के साथ मौजूद होते हैं और अगर वो शेप डिस्टर्ब हो जाती है तो एंजाइम की वर्किंग जो कि लॉक-इन की हाइपोथेसिस था वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स के साथ टेम्परेचर सेंसिटिविटी को शो किया है। एंजाइम की एक काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिव हो जाता है, वो भी टेम्परेचर है। तो एक खास टेम्परेचर तो एंजाइम को रिक्वायर्ड है जिस पर एंजाइम वर्क करेगा, लेकिन अगर उससे हम लो जाते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। क्या रीजन है कि एंजाइम इनएक्टिव होता है? क्योंकि हमने उसकी जो शेप देखी है ये आपको नजर आ रहा है, देखें कि अबव 40 पर एंजाइम की शेप डिस्टर्ब हो गई, लेकिन उससे पहले अगर आप उसकी एक्टिविटी देखें तो सबस्ट्रेट की एक पर्टिकुलर शेप है जिसके साथ एंजाइम रिएक्ट करता है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है जो सबस्ट्रेट की शेप से मैच कर रही है। अब अगर इसके फौरन बाद अबव 40 पर देखें तो एंजाइम थोड़ा सा डी नेचर होता हुआ नजर आ रहा है, मीन के मेल्ट होता है, उसकी शेप डिस्टर्ब होती है और उसका जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक एरिया के साथ मैच नहीं करता। तो इस तरह से एंजाइम जो है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डी नेचर होने लगता है और सडन ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर लो होते हुए देखें तो उसमें भी यही होगा कि एंजाइम अगर टेम्परेचर हम लो करते हैं इसका, मीन कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेकर आते हैं तो एंजाइम जो है वो श्रिंक होकर कुछ इस शेप पर हमें नजर आता है। अब अगर ये शेप होगी तो आप देखें कि ये सबस्ट्रेट के साथ मैच नहीं करेगा, तो श्रिंक होने से जो है वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, जबकि टेम्परेचर रेज होने पर वो डी नेचर हो जाता है। डिफरेंस क्या है इनएक्टिव और डी नेचर में कि मीन अगर एंजाइम इनएक्टिव होता है, श्रिंक होता है, तो टेम्परेचर को अगर हम वापस प्रॉपर अराउंड 30 टू 35 या 40 डिग्री पर लाते हैं तो एंजाइम एक्टिव भी हो जाता है। वही एंजाइम जो डी नेचर जो इनएक्टिव हुआ था वो वापस एक्टिव भी हो जाता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं और वो मेल्ट होकर जब ब्रेक पे जाता है तो फिर वो वापस बैक नहीं होता कि अगर हम टेम्परेचर 50 तक लेके जाएं और फिर उसको वापस 40-35 पर लेकर आए और चाहें कि वही एंजाइम दोबारा काम करने लगे तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एंजाइम जब ब्रेक हो चुका होता है तो वापस एडजस्ट होना मुश्किल होता है। तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स हैं वो तकरीबन 35 से 40 डिग्री पर बेस्ट वर्किंग में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एंजाइम इसी टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क कर रहे होंगे। कुछ ऐसे टेम्परेचर हायर टेम्परेचर एरियाज में भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और उनका सराउंडिंग टेम्परेचर ही अराउंड 80, 70, 75 तक होता है, तो उसमें फिर वो एंजाइम उस हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। तो फिर उनका ऑप्टिमम और बेस्ट वर्किंग टेम्परेचर वही 80 डिग्री सेल्सियस होगा और अगर उसको हम लो 60 तक लाएंगे या अबव 90 लेके जाएंगे तो फिर वो उसका इनएक्टिव और डीनेचर होना होगा।
सेकंड हमारे पास जो फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है वो है पीएच। पीएच क्या चीज है ये आप केमिस्ट्री में पढ़कर आए हैं, बखूबी जानते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। और अगर हम इसको स्केल पर देखें तो उसमें भी हमने लिया था कि 1 से लेकर 6 तक जो है पीएच एसिडिक होती है, 7 पर उसे न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है और अबव 7 टिल 14 उसको हम अल्कलाइन कंसीडर करते हैं। डिफरेंस भी आप जानते हैं कि जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वहाँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होती है और इसी तरह जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट है वहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद होते हैं जो उसकी अल्कलाइन नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो एंजाइम है उनकी सराउंडिंग उसी हिसाब से ही एंजाइम डिजाइन होता है कि अगर उसकी सराउंडिंग अल्कलाइन है तो फिर वो बेस्ट अल्कलाइन नेचर पर वर्क करने वाला होगा और अगर उसकी सराउंडिंग में एसिडिक एनवायरनमेंट है तो फिर वो एसिडिक पे बेस्ट वर्क करेगा। अब अगर हम एसिडिक एनवायरनमेंट के एंजाइम को उठाकर अल्कलाइन या न्यूट्रल प्लेस पे लेके जाएंगे तो फिर उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ देखें आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम है उसमें अमाइलेज है जो ऑप्टिमम 7 pH पे वर्क करता है। एंजाइम इन स्टमक पेप्सिन है, उसकी 2 pH है, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है। एंजाइम इन इंटेस्टाइन लाइपेज एंजाइम है जो कि 8 मीन के अल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करता है। अब अगर हम इस अल्कलाइन वाले एंजाइम को उठाकर इस एसिडिक एनवायरनमेंट में ले जाएं तो इसकी नेचर डिस्टर्ब हो जाएगी और वो जो एक्टिव साइड है, जो बाइंडिंग साइड है, वहां पर सबस्ट्रेट प्रॉपर्ली बाइंड नहीं कर पाएगा और एक्टिविटी उसकी डिस्टर्ब रहेगी। इसी तरह से अगर हम इस अमाइलेज के एनवायरनमेंट को देखें जो कि 7 है, इसको उठाकर हम इस एसिडिक एनवायरनमेंट में या अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ले जाएं तो भी उसकी एक्टिविटी नहीं प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, एक्टिविटी उसकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये आपके सामने एक ग्राफ मौजूद है जिसमें 8 pH पर बेस्ट वर्किंग दिखाई है। तो अभी हम पिछली स्लाइड को अगर देखें तो हम ये 8 लाइपेज वाला एंजाइम देख कर आए थे कि जो 8 pH पे वर्क कर रहा था और अब इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर अराउंड 8 pH पर इसकी बेस्ट वर्किंग हमें नजर आ रही है। अब अगर हम 8 pH से आगे की तरफ बढ़ते हैं, मीन के इसकी अल्कलाइन नेचर को हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी एंजाइम डिस्टर्ब नजर आ रहा है। और इसी तरह से इसको एसिडिक एनवायरनमेंट में लाकर देखें तो भी इसकी एक्टिविटी हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउन नजर आ रही है, मीन के वो वहां पर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब हम कोई चीज बाइट करते हैं और बक्कल कैविटी में, जैसे सपोज कि आपने खाना खाया और कोई निवाला आपके मुंह में मौजूद है तो बक्कल कैविटी जो कि माउथ है उसकी पीएच अभी हमने ऊपर देखा कि उसकी 7 pH मौजूद होती है और अमाइलेज माउथ में स्लाइवा में मौजूद होता है तो वो 7 pH पे बेस्ट वर्क करता है। और जैसे ही हम उसको टीथ की और एंजाइम की प्रेजेंस में उस फूड को ब्रेक करते हैं तो वो जो कार्बोहाइड्रेट मीन के अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है वो वहाँ बेस्ट वर्क करेगा और उसके बाद जैसे ही हम उस निवाले को निगलेंगे, स्वेल करेंगे और स्टमक में जब वो एंजाइम के साथ फूड जाएगा तो एंजाइम, क्योंकि अभी हम देख कर आए कि अमाइलेज 7 पे वर्क कर रहा है और स्टमक की पीएच 2 है तो फिर वो प्रॉपर वहां वर्क नहीं करेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो स्टमक की वॉल से सिक्रीट होने वाला पेप्सिन है वो स्टमक में तो बेस्ट वर्क करेगा लेकिन वो जो फूड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ब्रेक हो चुका होगा तो फिर उसको थर्ड पार्ट जो ब्रेकिंग के लिए बाकी है लिपिड, उसके लिए जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट अभी हमने देखा कि 8 pH के साथ, अच्छा स्टमक की जो पीएच थी वो 2 थी, उसका एंजाइम वहां वर्क कर रहा था। अब जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फिर वहां पर उसकी 8 pH पे वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। अब वहां कौन सा एंजाइम सिक्रीट होगा? लाइपेज, और वो लाइपेज उस 8 pH के साथ अल्कलाइन एनवायरनमेंट में बेस्ट वर्क करेगा। थर्ड हमारे पास जो टॉपिक है जिसमें हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, देखिए हम ये बात पीछे डिस्कस कर आए हैं कि जो बॉडी है वो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से एडजस्ट हुई होती है। हम जितना फूड का बाइट लेते हैं बॉडी उस हिसाब से स्लाइवा सिक्रीट करती है, जो स्टमक की कैपेसिटी है, जो हमारी डेली रूटीन पे प्रोटीन इनटेक होता है उस हिसाब से बॉडी प्रोटीएस को, पेप्सिन को सिक्रीट करती है। फिर इसी तरह से जो फैट हम फूड में लेते हैं उस हिसाब से लाइपेज। तो जो एंजाइम है उसकी एक लिमिट हमारे पास मौजूद है और अगर हम उसी हिसाब से सबस्ट्रेट की अमाउंट इनटेक करते रहेंगे तो उसकी बेस्ट वर्किंग होती रहेगी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को रेज कर लेते हैं तो फिर आप देखें कि वो इस तरह से जाके एंजाइम की एक्टिविटी को कांस्टेंट कर लेता है।
इसमें आपको देखो नजर आ रहा है कि जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्शन रेट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ तक अगर आप देखें तो ये रेज हमें नजर आया है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया है। मीन कि अगर अब कांस्टेंट से मीनिंग क्या है कि अब जो उसकी एक्टिविटी है वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। तो एंजाइम की जो अपनी वर्किंग साइड है जिसमें उसने सबस्ट्रेट को बाइंड करना था, ब्रेक करना था और फिर प्रोडक्ट बनाकर बाहर निकालना था, वो एक खास रेट और रेशियो के साथ था। अगर हम पीछे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा लेते हैं तो फिर एंजाइम जो है वो उस हिसाब से अपनी जिस हद तक मैक्सिमम रेज कर सकता है एक्टिविटी वहां तक करेगा और उससे ज्यादा वो वर्क नहीं कर पाएगा, तो पीछे सबस्ट्रेट का अमाउंट जो है वो ढेर लगना शुरू हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल के साथ इसको इस तरह से लेते हैं कि अगर आप नॉर्मली एक छोटा सा निवाला लेते हो और उसे 30 to 40 टाइम च्यू करते हो और फिर स्वेल करते हो तो उसमें आपके एंजाइम बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं। आज आपको जल्दी है, कहीं जाना है, बड़े बड़े बाइट आपने लिए, तो एंजाइम तो अपनी उस स्पेसिफिक अमाउंट के साथ ही रिलीज हुआ था और फिर उसने जो है सबस्ट्रेट को एक लिमिट तक तो ब्रेक किया, लेकिन क्योंकि सबस्ट्रेट का अमाउंट ज्यादा था तो फिर वो या तो ब्रेक नहीं होगा या एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा। As the substrate concentration increases, the speed of enzyme reaction also increases, लेकिन एक रेंज तक, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। But there comes a time when any more increases in the substrate concentration does not increase the speed of enzyme reaction, वो एक रेंज तक वहां आके रुक जाएगा। ये आप देखें कि सबस्ट्रेट है और एंजाइम्स मौजूद हैं, यहाँ पर आपको सबस्ट्रेट का अमाउंट कम नजर आ रहा है और एंजाइम की क्वांटिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो अगर सबस्ट्रेट का अमाउंट कम होगा तब भी कुछ एंजाइम्स बैक पे इनएक्टिव रहेंगे, और अगर सबस्ट्रेट का अमाउंट ज्यादा हो जाए और एंजाइम का अमाउंट कम हो तो भी एक्टिविटी डिस्टर्ब नजर आएंगी, जैसे ये स्लाइड आपको नजर आ रही है। तो इस तरह से अगर हम ये वाली स्लाइड देखें तो ये बेस्ट वर्क के लिए है। इसमें अगर आप देखें तो हमें 6 के करीब जो है वो एंजाइम्स नजर आ रहे हैं और सबस्ट्रेट तकरीबन 5 हैं, तो इसमें एक जो है वो एंजाइम बैक पे रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो आपको सबस्ट्रेट का अमाउंट ज्यादा नजर आ रहा है और एंजाइम जो है वो क्वांटिटी में कम है। तो दोनों सूरतों में इसका एक इफेक्ट होगा कि अगर एंजाइम का अमाउंट ज्यादा और सबस्ट्रेट का अमाउंट कम है तब भी एंजाइम की एक्टिविटी हमें डिस्टर्ब नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने एक खाने की रूटीन बनाई हुई है, आप रात का खाना 9 बजे खाते हैं, बॉडी ने उस हिसाब से सेट किया है, स्टमक की वॉल एंजाइम रिलीज कर देती है। लेकिन आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वजह से रात का खाना लेट हो जाता है, लेकिन बॉडी क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सेट है तो वो उस टाइम पर एंजाइम रिलीज कर देती है, और फूड ना होने की वजह से सिर्फ एंजाइम का अमाउंट वहां मौजूद होता है तो फिर वो स्टमक की वॉल को डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, ईचिंग शुरू हो जाती है, जलन मचने लग जाती है। तो वो एंजाइम का ज्यादा होना और सबस्ट्रेट का कम होना है। जबकि इससे पीछे हम देख कर आए थे कि एंजाइम अगर कम और सबस्ट्रेट ज्यादा हो तो भी डिस्टर्ब होगा, जैसे हमने बड़े बाइट लेने की एग्जाम्पल ली थी। तो इस तरह से ये एक्टिविटी हमें नजर आएंगी। यहाँ इन्होंने कुछ एंजाइम्स को जर्मिनेटिंग सीड के साथ रिलेट किया है कि अगर हम देखें तो एक सीड के जो दो पार्ट होते हैं, एक वो जो नीचे की तरफ पड़ता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जिसने रूट बनना होता है वो रेडिकल कहलाता है, और एक ऊपर जो एरियल पार्ट होता है जमीन से बाहर आता है जिसने शूट बनना होता है उसको प्लूम्यूल कहा जाता है। इन दोनों पार्ट के बनने में जो फूड रिक्वायर्ड होता है वो सीड के कॉटिलेडन में मौजूद होता है, लेकिन वो इनएक्टिव होता है जब तक सीड जर्मिनेशन पर नहीं जाता। वो एंजाइम जो कि उस सीड के कॉटिलेडन के साथ मौजूद थे वो अलग से इनएक्टिव रहते हैं, और जैसे ही उसको वो तीन चीजें जिसमें वाटर, बेस्ट टेम्परेचर और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है और वो फिर वर्क स्टार्ट करता है और जर्मिनेशन कंटिन्यू हो जाती है। तो यहाँ पर भी एंजाइम की एक्टिविटीज को शो किया है जर्मिनेशन के हिसाब से। एंजाइम जो कि जर्मिनेटिंग सीड में रिक्वायर्ड होते हैं, अभी जैसे हमने देखा कि जो सीड का कॉटिलेडन है उसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मौजूद होती है उसमें स्टार्च मौजूद है, उसमें प्रोटीन मौजूद है और उसमें ऑयल जो कि फैट की एक टाइप है। अब जो एंजाइम रिक्वायर्ड हैं वो भी उसके अंदर मौजूद हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स फॉर स्टार्च, प्रोटीएस फॉर प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर लिपिड और ऑयल। जब ये एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं अपनी बेस्ट सराउंडिंग पर, टेम्परेचर बेस्ट हो, ऑक्सीजन अवेलेबल हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो,
और जब ये एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं तो फिर ये इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करके इन सब सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें स्टार्च सिंपल शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट क्योंकि दो सबस्ट्रेट में दो स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, जिसमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। एंजाइम के उन फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहे थे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।